हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। हफ्ते का पहला दिन है, हम लोग भी बहुत एनर्जेटिक हुए हैं। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज की एक ऐसी ख़बर जिसकी कोई लीक आपने किसी प्रोग्राम में नहीं देखी होगी, और वो थी आर्मी चीफ़ राहिल शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की मुलाकात। 2 सतरी प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें कहा गया कि उन दोनों के दरमियान खारजी और दाखिली सूरत हाल के ऊपर बात हुई। खारजी सूरत हाल ज़ाहिर है जो कुछ इंडिया में हो रहा है उस हवाले से ख़ित्ते की सूरत हाल। दाखिली के बारे में बहुत सी इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं। हमने भी बड़े घोड़े दौड़ाए, चिड़ियाएँ बल्कि हायर करके दौड़ाई। सेठी साहब की 150 तो भारत ने पकड़ लिया यार। कबूतर उड़ाए हमने, क्योंकि वो ज़ाहिर है आजकल जासूस सबसे बड़े जो है वो कबूतर ही सुना है कि वो पर काट दिए सारे बिल्कुल। कबूतरों के यार। तो पता ये चला कि जनाब कोई इस जो ज़ाहिर है डॉन में छपने वाली ख़बर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके बाद कोर कमांडर्स का बयान भी आया था कि जनाब वो फीड करने वाले का नाम बताएं। तो ज़ाहिर है आज आर्मी चीफ मिले तो सबका ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म या तो नाम बता देंगे या कुछ वो होगा। अभी तक जो है मुझे कहा गया था कि आप बस प्रोग्राम के जाने से पहले आपको खबर मिल जाएगी, लेकिन मुझे भी नहीं मिली। वो लीक प्रूफ हो चुके हैं और लीक फिलहाल नहीं हो रही। हर जगह प्लास्टिक लगा दी है। हाँ। लेकिन भारत भाई जो बात हुई है वो यही कहा गया है कि जी एक जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि कोई बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं तुम ही दे रहे थे तो आइस ब्रेक जो है ना वो किसी किस्म की हो गई है। वो जाहिर है जो साइड कहना चाह रही है कि आइस ब्रेक हो गई है वो भी आपको पता है, जो साइड कहेगी कि आइस ब्रेक नहीं हुई पता, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूं। हाँ जाहिर है, लेकिन नोट्स बनाए हुए तुमने, नोट्स मैंने और चीज़ों में बताए हुए हैं क्योंकि कौमी सलामती का सवाल है, तो मैं इस पर कोई ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करने। कौमी सलामती पे याद आया, ये अच्छी बात है अगर आप अपनी बात पे कायम रहे। मैं खामोश। वो ये बताओ कि अच्छा कि ये जो फुटेज मैं देख रहा था डॉन चैनल पे कि जी मियाँ साहब भी मुस्कुरा के उनसे बात कर रहे हैं और राहिल शरीफ का चेहरा भी रिलैक्स है। आज ही की है, आज ही की या फाइल फोटो नहीं, वो मेरे ख्याल में बात तो कुछ नहीं हुई होगी। दोनों एक दफा एक दूसरे को मुस्कुरा के देख रहे होंगे। नहीं आज की मुस्कुराहट है या पहले की फाइल फोटो चल रही थी या आज की है जाहिर है। अच्छा, अगर आज की है तो फिर तो जाहिर है अच्छा है। पहली दफ़ा मैंने मियाँ साहब को राहिल शरीफ को देख के मुस्कुराते हुए देखा है। तो आप भी मुस्कुराए थे कि नहीं? मैं उन्हें देख के मुस्कुराया था जाहिर है। हाँ, फाइल फुटेज है सर, फाइल फुटेज है। अच्छा, फाइल फुटेज आप अपनी सारी वो अच्छा एनालिसिस को वापस रिवाइंड कर ले। मैं तो एंकर के भरोसे पे चलता हूँ। सही बात है। अच्छा, जाहिर है कि नोट्स एक्सचेंज हुए होंगे और मियाँ साहब ने अपना मौक़िफ़ बताया होगा कि जी मैनू तो नहीं पता भारत, और उन्होंने अपना बताया होगा कि जी लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, और मगर इससे ज़्यादा की टेंशन नहीं हुई होगी उस मुलाकात अच्छा, एक जाहिर साइड पे इंक्वायरी भी चल रही है जिसको जो लॉ मिनिस्टर हैं जाहिद हामिद साहब वो भी करें, उसका भी कोई ऑफिशियल स्टेटस अभी तक वाजे नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल स्टेटस जाहिर है अगर कोई ऐसी इंक्वायरी होती भी है जो कि जाहिर है अगर फॉर्मली होगी तो उसका नोटिफिकेशन ये जो आज दोनों बड़ों की मुलाकात हुई, इसका बयान ना हुकूमत की तरफ से आया ना नहीं, हुकूमत की तरफ से मैं बता रहा हूँ ना, 2 सतरी आई थी प्रेस रिलीज के इन दोनों के दरमियान जो आर्मी चीफ और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की, और उन्हें खारजी और दाखिली सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया उन्होंने हमारी नहीं, उन्होंने जाहिर है दरिया को फिल्मों पे बात नहीं हुई, टीवी शोज पे बात नहीं हुई, इन्फॉर्मेशन ही है जाहिर है बिल्कुल। तो अब इस पे मजीद ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी तरफ ना देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, इनसे बात कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जाहिर है रेटिंग भी लेनी होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के वास्ते खेल लेते हैं। हाँ, रोजी रोटी का सवाल है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खेल रहे हैं। कंस्पिरेसी वो ये है कि सिनेरियो ये है कि सिनेरियो ये है कि दोनों की बातचीत हुई और जाहिर है वो जो गिले शिकवे होते हैं वो हुए होंगे, और फिर उन्होंने कोई सिग्नल दिया होगा मियाँ साहब ने कि देख रहा हूँ मैं, और हाँ कुछ कर लेंगे और ये है वो है। अब इससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। वो इत्मीनान दिला रहे थे जनरल साहब को किसी ख़ास वजह से, किसी तोसी इशू पे या किसी और वजह से, और ये मुलाकात इन मानों में भी अहम हो सकती है कि चूँकि धरने के लिए टेम्पो बन रहा है।
तो एक दूसरे के ख्यालात मालूम करने की टेम्पो सिर्फ टेम्पो नहीं बन रहा, बॉडी भी बन रही है। आपने वो वर्जिश के वीडियोस भी देखे होंगे, तो वो देख के ही मेरा ख्याल है कि मियां साहब को काफी खौफजदा हो जाना चाहिए। अभी 9 बजे के खबरनामे में कुछ टिकर्स चले इस बारे में। उसमें ये कहा गया कि जी आर्मी चीफ साहब ने बताया कि कोर कमांडर्स की जो वो थी ना कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये कहा गया। हाँ, तो वो भी अब जाहिर है ये टामक टोइयाँ सब नहीं मार रही हैं। वो जाहिर है जैसे मियाँ साहब को पता नहीं है कि मतलब क्या हुआ था, जाहिर है हमें पता है मियाँ साहब वो अजरबैजान के पास थे यार। जैसे कुछ साथियों को ये पता है कि चौधरी निसार अली उस कमेटी से जो है रुस गए हैं, जो कि इस पूरे मामले की तहकीक कर रही है, तो वो मियाँ साहब को नहीं पता होगा, हम जैसों को। तो इसका अगेन क्योंकि आज यार आप रिपोर्टर हैं, आप बताएं हुआ क्या। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो हमने एनटीवी यही लिखवा दी है कि आज क्यों खबर लीक नहीं हुई, वरना नॉर्मली चले यही बता दें कि आज खबर क्यों लीक नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही मैंने जो बात की है, दोनों साइड्स आपको बता दी कि दोनों साइड्स क्या कह रही है। एक साइड कह रही है कि जी आइस ब्रेक हो गई है पॉजिटिव वे में जो है ना दोनों में, दूसरी साइड कह रही है कि उन्होंने कहा नहीं जी वो जो कोर कमांडर्स ने कहा है सिर्फ ये पता नहीं एक दूसरे को गए थे वो, तो और क्या सर बता दें यार वक्फा ले लो प्लीज। मैं तो कहता हूँ बात कर लेते हैं। अगर बात करनी है नोट्स आपने तो बनाए नहीं, मैंने नोट्स नहीं बनाए, लेकिन क्योंकि अब मतलब अब किसी तरह तो बचाना है ना यार। क्या बात मेरा ख्याल है कि मियां साहब को टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब अनफॉर्चुनेटली जो इनके जो तरीका कार है ना यार, कि ये अपने लिए घड़ा खोदने में माहिर है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के भी माहिर है। अब अगर मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इनका जो पैटर्न देखें कि जब टेंशन आती है ना तो फिर वो कुछ फुर्ती दिखाते हैं, ठीक है, कि यार नहीं ये हमने फॉरवर्ड कर दी, स्पीकर ने फॉरवर्ड कर दी ये रेजोल्यूशन या ये रेफरेंस या जो भी है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अब 2 नवंबर की डेट दी है ना खान साहब ने, मुझे लगता है कि एंड अक्टूबर तक ये कुछ फैसला कर देंगे टीओआरस पे कि जी ये देखें यार हमने इतना तो कर लिया है, अब आप प्लीज। लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका होगा। लेकिन उस वक्त गुजर क्या होगा ना, यही तो मसला है। इस सारी सूरत हाल को अगर मैं ये कहूँ कि कल वो बिलावल ने यहाँ जलसे में कहा था ना तीर कमान से निकल चुका है, वो तीर जो है ना मियाँ साहब ने कहीं उड़ता हुआ देख के पकड़ लिया है। नहीं उड़ते हुए तीर के तो चैंपियन है ना। तो फिलहाल हमारे पास इस सेगमेंट के लिए इतना ही है, वापस आएंगे तो जाहिर है बहुत जोर देने के बावजूद इतना ही निकाल पाए हैं हम इस सेगमेंट से, लिहाजा आप इश्तेहार आई थिंक लेट्स मूव ऑन यार, आगे बढ़ो यार खुदा के लिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये तो आपको पता है कि दुनिया जो है अलायंस सिस्टम पे चलती है, कोई मुल्क या आदमी अकेला नहीं रह सकता। इसी तरह का एक अलायंस है ब्रिक्स नामी, अभी चंद साल पहले ही ये बना है। इसमें रूस है, चीन है, इंडिया है, ब्राज़ील है, जनूबी अफ्रीका है। इन सब ममालिक में मिला के दुनिया की 40% आबादी रहती है, लिहाजा ब्रिक्स को हम लाइटली नहीं ले सकते। हर साल कोई एक मुल्क जो मेंबर मुल्क मेज़बानी करता है सरबराह कॉन्फ्रेंस की। इस बार 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी नरेंद्र मोदी ने की गोवा के अंदर, और उसमें दिलचस्पी की बातें कही हैं। मसलन जब चीन के सदर जीपिंग आने वाले थे तो उसी से पहले बीजिंग में चीनी वजारत ख़ारजा ने ये इंदिया दिया कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में जो भारत की रुकनीत है उस पर बातचीत का दरवाज़ा खुला है। तो उस पर इंडियन मीडिया ने खासी बगलें बजाई कि हो सकता है कि ब्रिक्स का जो माहौल है उसके जोश में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और इस तरह NSG में इंडिया के आने की राह हमवार हो जाए, मगर ये हो ना सका। दूसरा, हमें पाकिस्तानी ये उम्मीद थी कि चीनी चूँकि जा रहे हैं तो ज़रूर ये जो कश्मीर के हिसाब में टेंशन हुई है और उड़ी के वाक़े के बाद जो सूरत हाल सामने आई है उसमें वो पाकिस्तान की वकालत करेंगे। पहला जो राउंड है वो मोदी साहब ने फायर किया और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एक मुल्क इस इलाके में दहशतगर्दी का मदरशिप है, यानी सरगना है, यानी सरचश्मा है। अच्छा, इतना भी हाँ, इशारा था पाकिस्तान। खैर वो चीनी जो हैं वो बात को पीने में और चेहरे के तासुरात ना देने में मास्टर हैं,
तो शी जिनपिंग साहब ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। मगर 2500 किलोमीटर दूर बीजिंग में चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान हैं हू चू यंग, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को किसी मुल्क या नस्ल या मज़हब से जोड़ना मुनासिब नहीं है। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं, मगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, तवील जद्दोजहद की है। दुनिया को इसका खुले दिल से इतराफ़ करना चाहिए और ये कोई अकेला मुल्क नहीं कर सकता, इसके लिए इज्तमाई ताउन दरकार है। तो ये एक तरह से मोदी की तकरीर का जवाब सदर ने देने की बजाय एक दफ्तर खारजा के तर्जुमान के जरिए दिलवा दिया। अच्छा, कल क्योंकि मैं पूरे दिन इसको फॉलो करता रहा, काफ़ी मैंने तकरीरें भी सुनी, तो एंड में आई सिंपैथाइज। हाँ जाहिर है यार, लेकिन वो करना पड़ता, धंधा है पर गंदा है। धंधा है। जब एंड आया ना एलामिया का, तो द होल इंडियन मीडिया वाज लाइक ये पहली ऐसी जॉइंट डिक्लेरेशन है जिसमें इंडिया ने, मोदी ने 37 टाइम्स टेररिज्म का वर्ड डलवा दिया है। होए 37 टाइम्स। उन्होंने कहा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी एलामिये में 37 टाइम्स टेररिज्म का वर्ड नहीं आया। ये वो हिसाब वाले बाबू नहीं है? हाँ वही ना। तो उसके बाद जो भी अपने पूछ रहे थे वहाँ जो मौजूद थे, वो सारे कहते ये बताएं कि चाइना ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहा, और ये मोदी ने जो इतनी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की है, तो चाइना ने आया कि नहीं आया, बस वो मतलब। और फिर उन्होंने कहा जनूबी अफ्रीका और बाकी सारे जो आए हुए थे। अच्छा, उन्होंने एक साइड, इसके लिए तो ये बहुत अहम इशू है, साइड किक भी एक रखी हुई थी जिसका नाम है बिमस्टेक। अब वो बिमस्टेक इज अ सब्सिडरी। उन्होंने ये किया, उन्होंने उसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को बुला लिया और ये कहा कि ये जो है ना सार्क का सब्स्टिट्यूट है। तो सार्क का हमने सब्स्टिट्यूट भी, सार्क इज डेड, लिहाजा बाकी सारे ममालिक जो है ना वो बिमस्टेक में आकर के भारत के साथ जो है ना वो सार्क छोड़ गए हैं ऑफिशियली और भारत के साथ आ गए। हालांकि श्रीलंका ऐसा नहीं है, ना ही नेपाल ऐसा है, लेकिन सार्क की फर्स्ट कॉपी। श्रीलंका ऐसा आदमी नहीं है। हाँ, श्रीलंका ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन ना ही नेपाल है। नेपाल के पास क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंटशिप भी है। तो ये सारा कुछ हुआ और एंड रिजल्ट जब उनको एहसास होना शुरू हुआ कि यार चाइना कुछ बोल नहीं रहा है, तो खर्चा ज्यादा हो गया इंडिया का, हाथ नहीं, मतलब उन्होंने इस तरह का इंप्रेशन पूरे दिन क्रिएट, और ये खैर हमारा मीडिया भी बात करता है ना, पूरे दिन एक चीज को आप इतना पीट के वो कर दिया कि बस अब चाइना हाँ कर दे तो बस खत्म है, गेम ओवर हो गई। और जो गेम आइसोलेशन प्लान है वो भी, ये जो आइसोलेशन वाली बात है ना यार, अब इसमें भी थोड़ा सोच समझ के काम करना होता है। ठीक है, सार्क अपनी जगह, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में आपने स्पीच दी अपनी जगह, ब्रिक्स पर आपने स्पीच दी अपनी जगह। यार ये आज डॉन अखबार में कशमाला काकाखेल क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, ठीक है, या एक एनालिसिस है जो भी, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। ग्रीन क्लाइमेट फंड की मीटिंग हुई थी सोंगडू, जनूबी कोरिया में, ठीक है, और ये एक यूएन की एक डिपार्टमेंट है कि जहां पर सब्सिडियरी के, जहां पे माहौलियात की तब्दीली से या क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां तबाहियां आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान की शुमाली इलाकों में ग्लेशियर लेक्स, और उन जगहों को फंडिंग मिले ताकि वो इन मसलों से निपट ले। वहां पर भी भारत अपोज कर रहा है पाकिस्तान को कि नहीं, ये तो कोई प्रूव ही नहीं हुआ कि जी यहाँ पे कोई डिजास्टर हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं सर ये इतना डेटा आपके सामने है, इसको पढ़ लें। ये तो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से, मतलब ये उन्होंने अपीयरेंटली ये बस मतलब यहाँ उससे थोड़ी पहले ब्रेक लगा दी, लेकिन तकरीबन ये कहने का मकसद यही था। पॉइंट ये है ना यार उस्ताद साहब कि आपको पता है कि मतलब क्रिएटिव राइटिंग में और थिएटर में एक असूल होता है, शो डोंट टेल, बताओ दिखाओ नहीं। जैसे ये आप नहीं कह सकते कि वुसत को गुस्सा आ रहा था, आपको दिखाना होगा कि वुसत को गुस्सा आ रहा था, वुसत यूं कर रहा था। तो अगर आप माइंड ना करें, मैं भी थोड़ा दिखाना चाहूंगा, मैं बताना नहीं चाहूंगा, तो मैं आप समझेंगे मैं इंडिया हूँ, ठीक है, आप कुछ कहें, मैं कुछ भी कहूँ, मैं तो हूँ नहीं यार देखो सब कुछ यार ये जो, लेकिन सबसे पहले ये जो मुबश्शिर है ना, ये बड़ा कमीना है, इसके बारे में आप कुछ करें यार। अच्छा खैर, मैं इसके बारे में सब कुछ छोड़ो, ये जो मुबश्शिर है ना यार, एक और इशू है इसके बारे में यार, इसको पहले एक और इशू है जिसे कहते हैं ना व्हील विद इन व्हील। आई लव दैट वर्ड। इसमें ही साइड लाइन पे एक चीज हुई जिस पे कोई बहुत ज्यादा तवज्जो किसी की नहीं गई, वो था रूस और भारत के दरमियान 16 समझौते हुए हैं, जिसमें सबसे अहम समझौता ये है कि एक पूरा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 जो इस वक्त सीरिया में लगा हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट, हाँ, वो 5 सिस्टम $5 बिलियन के रूस
फराहम करेगा हिंदुस्तान को। इसकी मार है 400 किलोमीटर तक, कोई भी तैयारा वगैरह जो है वो सब आराम से मार के दिखा सकता है, और सीरिया में ये बात प्रूव हो चुकी है। इसके अलावा कमोफ हेलीकॉप्टर्स हैं 200 के करीब, जो कि हैं तो छोटे मगर हाई अल्टीट्यूड पे बहुत काम आते हैं। तो हाई अल्टीट्यूड आपको पता है, ठीक है। 200 हेलीकॉप्टर जो हैं उनका सौदा हुआ, 140 भारत में तैयार होंगे, 60 जो हैं बने बनाए रूस से आ जाएंगे। रशिया इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड भी है, $1 बिलियन का, वो भी है। मुझे याद आ रहा है कि पिछले हफ्ते जनाब मुशाहिद हुसैन साहब वाशिंगटन गए थे और उन्होंने एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए कहा था कि अमेरिका को अपनी औकात में आ जाना चाहिए, दे आर नो मोर नंबर 1 सुपर पावर। अब इस इलाके का नक्शा बदल रहा है, हम रूस और चीन एक पेज पर हूँ। इस रियलिटी का अमेरिका को एहसास होना चाहिए। फिर हाल ही में रूस और पाकिस्तान की फौजी मशक़ें भी हुई थी। उसके बाद पुतिन साहब वहाँ जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हैं वो साइन कर देते हैं समझौते, और बेहतरीन किस्म के सर, और डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह के। तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? मेरे पास है, लेकिन पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी है कि पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनसे जब तक वो नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि अभी तो जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई थी, मैंने उस दिन भी कहा था, ये वो उन 4 हेलीकॉप्टर्स के साथ MI जो उन्होंने दिए हैं, सॉरी दी अदर वंस हाइंस, उनके साथ फ्री में हैं कि मतलब 4 हेलीकॉप्टर खरीदो तो एक तो अब तो आप ये कह रहे हैं रूस की पॉलिसी है कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बना ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पूरी दुनिया की ये पॉलिसी है। हम ही समझते हैं कि अगर तुम इसके दोस्त हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो? ऐसा नहीं होता। रूस के पास 2 चीजें हैं बेचने के लिए, तेल और असला। बिल्कुल, असले की डेमोन्स्ट्रेशन तो आपने शाम में दे दी ना, हजारों लोगों को कत्ल कर दिया कि देखें यार आप पाकिस्तान के साथ ही बन रहे हैं, आप इंडिया पे जाके ऐसा होता नहीं सर। देखिए मुशाहिद हुसैन साहब जो है ना, उनका मैं उस वक्त से जानता हूँ जब से वो नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी थे, और वो हर बात पे कहते थे कि कड़ाके कट देंगे। उनका एक पेट जुमला है, तो वो जाकर के अब अमेरिका जाकर के ये कहना कि मुझे हैरत ये कि पाकिस्तान किस इल्यूजन में है। इल्यूजन में नहीं है सर, आई डोंट थिंक इट इज अंडर एन इल्यूजन। मुशाहिद साहब का ये कहने का ये भी मतलब वो अमेरिका को भी एक सिग्नल देना होता है कि जी देखें, अगर आप हमारे साथ नहीं खेलेंगे, हम और लोगों के साथ भी खेल सकते हैं। और अमेरिका इससे डर जाता है। रूस ने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके यही इंडिया को दिखाया कि देखें हम यहाँ भी जा सकते हैं, तो आप चुनाचे आप हमें भी खुश रखें। तो बिजनेस इज बिजनेस यार, दैट इज ऑल। मुशाहिद हुसैन आर्म्स बिजनेस तो आर्म्स बिजनेस है। आपने कहा मुशाहिद हुसैन का इल्यूजन है, मैं कहता हूँ मुशाहिद हुसैन जो है ना काफ लीग में, तो काफ लीग इल्यूशन से भी एक नीचे की चीज़ है। चले ठीक है, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ चाहता है, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आज गुर्बत के ख़ात्मे की आलमी कोशिशों का दिन है। कल आलमी यौम खुराक था, और पिछले हफ्ते इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016 शाया की थी। तो ये तीनों चीज़ें मिल मिला के इस सेगमेंट का जवाज़ बन गई। और वो जो इंडेक्स थी उसमें ये बताया गया कि इस दुनिया की 8 अरब की आबादी में हर 9वां शख्स यानी 80 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। खुराक है इन सब के लिए, टेक्नोलॉजी भी मैसर है, मगर सियासी इरादा यानी पॉलिटिकल विल और जो बदइंतज़ामी है वो आड़े आ रही है इन भूखों को पेट भरने के लिए। 13 लाख टन खुराक खेत से लेके पेट तक नहीं पहुंचती, रास्ते में ही गतरबूत हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। इसके नतीजे में सरमाया, मेहनत, पानी, बीज, खाद, ज़रई अद्वियात सब ज़ाया हो जाते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। 40% खाना इस वक्त जो दुनिया में पका हुआ है, 100% खाना, उसमें से 40% वो ज़ाया हो जाता है। एक मैं मिसाल दूं कि इस्लामाबाद में एक सबसे अच्छा जो होटल है
उसके इंतज़ामिया से किसी ने मालूम किया कि क्या ज़ाया कितना खाना होता है, तो उन्होंने कहा जी 900 किलोग्राम रोज़ाना खाना हमें इस अनकंज्यूम्ड फेंकना पड़ता है, ज़ाया करना पड़ता है। और पैराडॉक्स ये है कि 80 करोड़ लोग आज रात भी भूखे सोएंगे। मैं आपको एक और पैराडॉक्स बता दूं सर, फिर आप आगे बढ़े। 80% जो लोग भूख का शिकार हैं वो उन ममालिक में रहते हैं जिसमें खुराक की कमी नहीं है, बल्कि ज़राई मुल्क है, ज़्यादा है, ज़राई मुल्क है, ज़रूरत से ज़राई ज़्यादा है। ममालिक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं चाहिए जी। 1800 कैलोरीज एक मर्द को चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा नहीं, और 1200 के करीब जो हैं औरत को चाहिए। इसमें औरत और मर्द का मसला नहीं है, उनके फिजिकलिटी के हिसाब से कैलकुलेशन है कि एवरेज 1800 कैलोरीज और 1200 कैलोरीज। तो उसके हिसाब से टारगेट देखें। अब आप हाल ये है, टारगेट ये है कि 2030 तक दुनिया से भूख का खात्मा कर दिया जाएगा। ये है। अच्छा, हर चीज़ ब्लीक नहीं है, तारीक नहीं है। सन 2000 से लेके अब तक पिछले 15 साल में यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ और इंटरनेशनल एजेंसीज़, उनका ये कहना है कि तकरीबन 29-30% जो भूख है कम हुई है, वो कम हुई है। अच्छा, इंडिकेटर्स जो हैं, ये जो ग्लोबल हायर हंगर इंडेक्स है, उसके हिसाब से 118 ममालिक में अगर हम सिर्फ साउथ एशिया को लें तो नेपाल की हालत इस वक्त सबसे बेहतर है। 72वीं उसकी रैंकिंग है 118 ममालिक में भूख के हिसाब से, माल न्यूट्रिशन की बेहतरी के हिसाब से। उसके बाद श्रीलंका का नंबर है, उसकी रैंकिंग 84 है। बांग्लादेश की रैंकिंग 2000 में 94 थी, कम होकर 90 आ गई है, एक्सीलेंट बांग्लादेश। और भारत 2000 में उसकी रैंकिंग थी 102 और आज उसकी रैंकिंग है 97। मसलन 6-7 डिग्री नीचे का मतलब है कि गुर्बत वहाँ भी कम हुई है। पाकिस्तान की रैंकिंग में सिर्फ 1 पॉइंट की कमी हुई है, 108 थी 2000 में, आज 107वें नंबर पे है। और हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है 111वें नंबर पे, बाकी साउथ एशिया पाकिस्तान से ऊपर है। और फिर सब सहारन कंट्रीज में आप ही सब-सहारन या इवन मिडिल वो तो बहुत अलग केस है ना, मैं सिर्फ साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। सर। एहसन इकबाल साहब जो हैं हमारे वजीर मनसूबाबंदी, उन्होंने अभी 3-4 महीने पहले अप्रैल में कहा कि इस पाकिस्तान की 30% आबादी यानी 6 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे, यानी जिनकी आमदनी रोज़ाना $1 से कम है, वो हैं। और एहसन इकबाल साहब का ये भी कहना है कि हम भी 2030 तक गुर्बत कम कर देंगे। अच्छा, कुछ एक दो और स्टैट्स भी हैं कि हर 10 सेकंड दुनिया में एक बच्चा भूख से मरता है। ठीक है। एड्स, मलेरिया और दहशतगर्दी से जो हर साल लोग मरते हैं मजमूई तौर पर उनको आप मिला भी लें तो भूख से ज़्यादा लोग, ठीक है। अगेन हल है, मसला तो हमने बता दिया है, हल बता दिया। अच्छा, भूख से मुराद ये नहीं है कि मुझे खाना नहीं मिला और मैं भूख से मर गया। भूख से मुराद ये है कि जो मुझे खाना मिल रहा है उससे मुझे कैलोरीज नहीं मिल रही हैं रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से मेरा कद जो है मुतासिर हो रहा है, मेरा वजन मुतासिर हो रहा है, मेंटल कैपेसिटी मुतासिर हो रही है। अगर कोई लड़की है तो उसको वो एक फिजिकली अच्छी मां बनने के लिए अनफिट हो जाती है, और इसका मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये असरात नाकाफी ग़िज़ाइयत और भूख के मुंतकिल होते हैं। स्टंटिंग है, जाहिर है पूरी दुनिया में बच्चों के दरमियान जो मेल न्यूट्रिशन कह लें या स्टंटिंग कह लें, वो इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी। एक मैं मिसाल दूं दुनिया की, अगर आप जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया को देख लें तो अब मेरे ख्याल 50 साल ही हो गए हैं ना डिवीजन में। जनूबी कोरिया में जो एवरेज कद है वो शुमाली कोरिया से 4 इंच ज़्यादा है, 3 इंच ज़्यादा है। क्यों? स्टंटिंग। चले, ये तो हमने मसला बता दिया, मसला हम 1 घंटे भी बात इसमें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हल की तरफ, हल क्या है? हल की तरफ जाते हैं। 2005 में एक पेस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी प्लम्पी नट के नाम से, ठीक है, कि जहाँ पर क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाई किल्लत है, वहाँ पर बच्चों को दी जाए। तो ये अफ्रीका के मुल्क नाइजर में सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। 60,000 बच्चे जिनको WHO के मुताबिक सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन वहाँ पे कह रहा था, ठीक है, 90% 100% रिकवर हो गए वो उन बच्चों में से। तो इस प्लम्पी नट में है क्या? इस प्लम्पी नट में है इसमें मूंगफली का पेस्ट होता है, इसमें मिल्क का पाउडर होता है, चीनी होती है, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं,
विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। एक बिल्कुल एक कैंडी बार जैसी है, इसके विजुअल्स भी अभी हम स्क्रीन पर चला ही रहे थे। और वहाँ से जब नाइजर में ये इस्तेमाल हुई, ठीक है, और देखा कि यार बहुत कामयाब है, उसके 2 साल बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपना सील ऑफ अप्रूवल दे दिया, सर्टिफाई कर दिया। अब दुनिया में हर साल 2 मिलियन मेल नरिश्ड बच्चों को ये फराहम की जा रही है। सर बलूचिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है। MSF डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन सॉफ फ्रंटियर, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो थोड़ी उम्र के होते हैं, जो खाना खा सकते हैं, उनको दी जाती है। तो हुकूमत भी तकसीम कर सकती है। आई थिंक हुकूमत भी कोई थोड़ी बहुत पार्टनरशिप है। हुकूमत अपनी जगह यूनिसेफ इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, MSF इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर आप प्लम्पी नट की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर आप बाकायदा परचेज करके डोनेट भी कर सकते हैं। परचेजिंग में भी उनकी एक बड़ी अच्छी प्रोग्राम है कि अगर आप एक बार परचेज करें तो उनके जो पार्टनर हैं, जो नॉन प्रॉफिट हैं, वो एक पूरा फूड पैकेज भी डोनेट करते हैं साथ साथ। तो एक तीर में 2 शिकार है। ठीक है, ये तो प्लम्पी नट हो गई और ये मतलब इजीली अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें कोई आपको पकाने की इसको जरूरत नहीं है, इसको साथ पानी में घोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर मेल न्यूट्रिशन है वहां पर अक्सर साफ पानी भी फराहम नहीं चॉकलेट बार की तरह, चॉकलेट बार की तरह है। इसको फ्रिज में डालने की भी जरूरत नहीं है और 2 साल आप अगर इसको ऐसे यहाँ पर इस टेबल पर ही रख दें, 2 साल तक ये खराब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने फायदे हैं। ठीक है, ये इनकी एक प्रोजेक्ट है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है, अब उन्होंने नया प्रोडक्ट बनाया कि देखिए ये तो आप उन बच्चों को देंगे जो मेल नरिश्ड हो गए हैं, लेकिन जो असल हल है कि आप उन्हें मेल नरिश्ड होने ही ना दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसे कहा जाता है। उसके लिए काफी ग़िज़ाइयत का शिकार ना होने ही ना दें, उस लेवल तक पहुंचने ही ना दें। तो उसके लिए एक और प्रोडक्ट इन्हीं लोगों ने बनाया है और वो है न्यूट्री बटर। और वो आप बिल्कुल छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो मक्खन जैसा ही है, ताकि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो अब अगर माँ मेल नरिश्ड है तो जैसे आपने अभी कहा, तो वो जैसे थर का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बलूचिस्तान का इशू है, और आप इनको छोड़ दें शहरों का ही इशू है। तो ये भी अवेलेबल है। तो अगर कोई भी है जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई NGO है, कोई हुकूमती इदारा है, इन चीज़ों की तरफ आप थोड़ा फोकस करें। आपका इससे मामला हल हो सकता है। और भी फूड वेस्टेज पर भी है, लेकिन आप कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है अभी पाकिस्तान में। ज़ाहिर है हम क्योंकि एड पे ही चलते हैं, तो वो, लेकिन ये है कि तमाम फ्लोर मिल्स यानी आटे की जितनी भी मिलें हैं, उसमें आटे में आयरन मिलाया जाए उस मकदार में जो कि वो हो। दूसरा ये है कि तमाम जो हमारे एडिबल ऑयल हैं यानी खाने के तेल जो इस्तेमाल होता है, उसमें विटामिन D जो है वो शामिल किया जाए, ताकि ख़वातीन में, बच्चों में बहुत विटामिन D की कमी देखने में आती है। और आयरन जो है आटे में, ज़ाहिर है अब ये न्यूट्री बटर वगैरह ज़ाहिर है विलेज में इतने ज़्यादा अवेलेबल शायद नहीं होता, तेल होता है और आटा भी। तो तमाम जो फ्लोर मिल्स वाले उनको भी कन्विंस किया जा रहा है कि जनाब ये प्लीज़ इसमें कम से कम आयरन की मिकदार इतनी कर दें कि जो भी लेके जाता है उसको वो करे। और तो ये हो रहा है ये रिकमेंडेशन? जी, ये अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है, लोगों ने मिलना शुरू किया है फ्लोर मिल मालकान के साथ कि जनाब ये कर लें। आई होप के ये वो आयोडीन वाला हिसाब ना हो इसके साथ। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो हो रही है। ठीक है, अब आपने बात की, देखिए एक तो बात होगी माइल न्यूट्रिशन की, दूसरी जो आपने अपना था फूड वेस्टेज की तरफ। ठीक है, और आपने अभी बताया कि 1.3 बिलियन टन ज़ाया होते हैं। वो आप छोड़ दें, जो जंगलात तबाह होते हैं ज़राई ज़मीन के लिए, वो भी ज़ाया हो रहे हैं। 40% मेरे ख्याल आपने कहा था जो दुनिया में पैदा होती है वो कभी किसी तक पहुंचती ही नहीं है, वो ज़ाया हो जाती है। और US और वेस्ट में तो आप ये देखते हैं कि जो जैसे फर्ज करें सेब है, अगर उसकी शक्ल या सूरत सही नहीं है तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है, वो भी लोगों तक नहीं पहुंचती। तो मतलब फल में कोई मसला नहीं है, लेकिन कौन खरीदेगा क्योंकि शाइनी नहीं है। अमेरिका कितने लाख टन उनकी गंदम खत्म हो जाती है यार, मतलब वो ज़ाया हो जाती है, वो फेंक। तो अब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो कुछ इदारे हैं जो इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपके बारे में आपने सुना होगा, जैसे थाली फाउंडेशन। थाली फाउंडेशन का जो नारा है वो है खाली करो या थाली करो। ठीक है, और उनका ये है कि अगेन नॉन प्रॉफिट है, तो वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शादी हॉल्स में जाते हैं, वहाँ से जो भी बचा खाना होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं और ज़ाहिर है जो मेयारी होता है, और फिर वो आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। इनकी भी वेबसाइट है, अगर कोई इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, खुद इस पर काम करना चाहिए, वो भी अवेलेबल है। रॉबिनहुड आर्मी पर भी आ रहे हैं।
खाना घर की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। परवीन सईद हाँ जी 2002 में तीन रुपए का खाना, 3 रुपए का खाना, और वो इंस्पायर क्यों है? लेकिन वही है, एक समुद्र में कतरा है सर कतरा। तो अच्छा, अब जब आप प्यास से मर रहे होते हैं ना तो कतरा भी जैसे सैलानी ट्रस्ट है, ये इस तरह के और बहुत सारी एनजीओज हैं जो रोजाना जो है भूखों को खाना खिलाती हैं और अच्छे क्वालिटी किस्म का खाना है। लेकिन मुझे जो है ये चाहिए कोई सोल्यूशन, अगर आप में से कोई बता सके कि सबसे बड़ा जो वेस्टेज होता है या तो रेस्टोरेंट्स में होता है या फिर शादी और ब्याह की जो तकरीबें, खुशी की तकरीबें हैं, उनका खाना जो है उसका पता नहीं चलता। सऊदी अरब में लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि घर के बाहर उन्होंने एक फ्रिज जो है वो रख दिया और उसमें जो चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी रख दी, खामोशी से। जैसे नहीं था एक दीवारे मेहरबानी पे कपड़े टांग देते थे, तो उस फ्रिज में खाना रख देते हैं कि जो भी है आदमी अपनी अन्ना को मजबूर किए बगैर जो चाहे उसमें से ले जाए। यही तो यहाँ सिस्टम, यही सॉल्यूशंस है ना। देखिए अब जैसे आप खाना घर की का मॉडल ले लें, आप थाली फाउंडेशन का मॉडल ले लें, आप रॉबिन हुड का मॉडल ले लें। बेशक कतरा है लेकिन कतरे कतरे से ही समुद्र बनता है ना सर। ईदी साहब ने भी कहां से शुरू किया? ईदी साहब ने 1000 एम्बुलेंस से तो शुरू नहीं किया, एक मोटरसाइकिल से ही शुरू किया था ना। अगर उस वक्त वो सोचते कि इससे क्या होना था तो कितने लोग। और मैं कह रहा हूं कि घर में अगर 5 लोग हैं तो कोशिश करें 5 लोगों का खाना बनाएं। अगर ज्यादा बन जाए तो अगली दफा खुद खाएं, उसे फेंके नहीं, और अगर फेंकना ही है तो किसी को दे दें। जिस होटल का आपने मेंशन किया था कि 900 किलो अगर उनका रोजाना का जाया होता है तो कम से कम इन ऑर्गेनाइजेशंस को जाकर के वहां से ले लें। ये गैप है और आई थिंक बहुत लोग हैं पाकिस्तान में जो इस पर काम करना चाहेंगे, इस पर फोकस करना चाहेंगे। तो जी मॉडल्स आपके सामने हैं, सबको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और वापस आके आपको एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बतानी है। दिल थाम के रखिए सर। वेलकम बैक। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ कि हद अजीज मशहूर और मारूफ भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी, होस्ट ऑफ न्यूज आर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स नाउ की जान को खतरा है। जी हाँ, भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमें अर्नब गोस्वामी को कत्ल करने का प्लान बना रही हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें करता है वगैरह वगैरह। और इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए अर्नब गोस्वामी को अब वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराम की जाएगी। और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में क्या होता है कि 24 घंटे हिफाजत की जाएगी। 20 सर, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स। सॉरी, आप हिंदुस्तान टाइम्स ज्यादा नहीं जानते। और ये उन गार्ड्स के अलावा जो उनके अपने पर्सनल वो तो अलग है ना यार। और 2 पर्सनल और मजीद गार्ड भी होंगे जो 24 घंटे, मतलब एक इधर और एक इधर, बिल्कुल जिस तरह मैं तुम्हारे यहाँ बैठता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे वहां बैठता है। तो हमारी पास बुलेट प्रूफ कार्स हैं। बनी में मैं सिर्फ, अब ये बात सच है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से गोस्वामी साहब को अश्योरेंस चाहता हूँ कि हम हरगिज़ नहीं चाहते कि आपको कुछ भी हो। मैं तो हर दिन सुबह को दुआ करता हूँ कि आपकी 500 साल की उम्र हो और 400 साल तक आप एंकरिंग करें, क्योंकि आपको देखकर मुझे मतलब अपने हाल पर थोड़ी मतलब मुझे बेहतर लगती है। मुबशिर जैसे ये भी मुबशिर नामी एंकर्स की कदर होने लग जाती है। और मैं कहता हूं कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान नाम का एक मुल्क है जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे अर्नब गोस्वामी नहीं है। एनीवे, पॉइंट इज के अर्नब गोस्वामी बहुत टॉकू हैं, बहुत शाउटू भी हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव नहीं है। तो अगर आपने इन्वेस्टिगेटिव खबर देखनी है और मतलब तुम मतलब डूब मरना इस रिपोर्ट के बाद, और हम सबको डूब मरना ही चाहिए क्योंकि आपको पता है पूरे महीने सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई नहीं हुई, हम कहते रहे कि नहीं यार कोई सबूत दो, भारत कहता था कि नहीं हुई। और भारत में अगर किसी से कोई पूछता भी है कि सर सबूत है तो वो कहते हैं वही शट अप ओए गद्दारिया, ठीक है ना, कोई सीन नहीं है। लेकिन अब एक टीवी प्रोग्राम है इंडिया न्यूज, इसका प्रोग्राम है जागते रहो एट बॉर्डर्स, और उन्होंने फाइनली सर्जिकल सबूत पेश कर दिया है। ये सबूत क्या है आपको दिखाते हैं। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक ऑफिसर है वो वहां पे बात कर रहा है और उससे मांग कर रहे हैं जो आतंकी वहां पे थे कि जल्द वहां पे एम्बुलेंस या गाड़ियां भेजी जाएं ताकि जो आतंकी इंजर्ड हुए हैं, जो कैंप में नुकसान हुआ है, उनको बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें इस कॉन्वर्सेशन से साफ हो रही है। एक बार फिर सुनिए कि इस कॉन्वर्सेशन में ये 2 आतंकी क्या बात कर रहे हैं। हेलो, वो बोलता कोई क्यों नहीं?
हेलो, कौन है? तुसी कौन? कौन बोल रहा है? काका सब खैरियत? तुसी ठीक हो? तुसी कौन? अल्लाह खैर करे। शेरा बोल रहा हूँ। गाजी किथे है? कुछ हुआ उधर? कोई फायरिंग शायरिंग? जनाब बहुत फायरिंग हुई, गाजी को लग गई है। फायरिंग बहुत है जनाब, ग्रेनेड भी बहुत फटे। रेडियो सेट क्यों बंद है? बाकी किथे हैं? तेरा की नाम काका सब खैरियत है? गाजी नाल बात करा दे। जनाब काफी तबाही है जनाब, पता ही नहीं लगा। फायरिंग बहुत हुई जनाब, उनको लग गई है, रेडियो सेट टूट गया। जनाब तुसी कौन हो जनाब? तुसी कौन लोग हो यार? इतने क्यों फटती है रेडियो की? मतलब यार रेडियो सेट को जिंदा नहीं छोड़ा आपने। ग्रेनेड फटे। कितने फटे ग्रेनेड यार? कौन फटे? यहाँ बॉम्ब पाकिस्तान में फटे, कौन ग्रेनेड बोलता है? फटे। ये ऐसा ही है कि मैं पंजाबी हूँ। हम पंजाबी हैं। हम पंजाबी, हाँ हम बिल्कुल, है ना? अंग्रेज के जमाने का पंजाबी है। यार ये लेकिन ये यार सारी चीज़ें, लव यू ये गाइस सारी यार, चीज़ें, लव यू गाइस। मतलब ये इस तरह की स्टूपिड चीजें हैं जो है ना, मतलब नहीं यार, कि बहुत इसका- खूबसूरत इसका है। कोई वो नहीं है, लेकिन Stupid हो तो ऐसे हो। 5-10 सेकंड रह गए हैं, पाकिस्तान की जीत हम सेलिब्रेट कर लें यार। पाकिस्तान ने celebrate वेस्ट करोगे इंडीज यार? को पहले टेस्ट में हरा यार दिया इतना सर्जिकल सबूत It was आ गया और just- तू सेलिब्रेट कर रहा है यार तो मैं क्या करूँ इसको? Shut up, इसको ओए खद्दार अब- यार। हाँ नहीं, आप ये कहे तू वहाँ जाके फट। तू फट जा तू बस। सही सॉरी बात। एनीवे, मेरे ख्याल शो की भी फटी गई है, ब्रेक ले लें। नहीं शो एंड करते हैं। कर लें। सही, खुदा हाफिज।